तो पिछले कुछ दिनों से आपने ये सुना होगा कि झारखंड के रांची में जो जयपाल सिंह मुंडे के जो स्टेडियम है वहां पर झारखंड के जो हजारों स्टूडेंट्स है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में सरकार की नौकरी को पाना अब सिर्फ मेहनत का खेल नहीं रहा है, बल्कि ये एक रिक्रूटमेंट रैकेट बन गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के बारे में, जो कि दो इंस्टीट्यूशंस से जो कि झारखंड के जो युवाओं के जो फ्यूचर को बनाना था, लेकिन वो आज खुद कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन चुके हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 14 जेपीएससी एग्जाम में वो वायरल ओएमआर सीट के बारे में, जिसकी वजह से आज इतने बड़े जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर कभी न खत्म होने वाले इंतजार के बारे में। और फाइनली इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे जेपीएससी की जो एग्जाम कंडक्ट किया है उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ बाल उड़ गया। हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं, हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेपीएससी एग्जाम के बारे में, जो कि होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये होता है कि ये आर्टिकल 315 के अंदर बनी है। और ये जो जेपीएससी एग्जाम होता है, इसका काम ये होता है कि जो राज्य की जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना। क्लास 1 और जो क्लास 2 पोस्ट होता है, जैसे कि डीएसपी, बीडीओ, सर्कल ऑफिसर, डेप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब जो होते हैं इस जेपीएससी एग्जाम के थ्रू आते हैं। इसका मतलब यही होता है कि यदि आपको झारखंड में टॉप लेवल ऑफिसर में काम करना है तो आपको जेपीएससी का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद आता है जेएसएससी एग्जाम, जो कि होता है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो होता है ये थोड़ा सा लोअर लेवल का होता है, लेकिन ये मास लेवल में होता है। ये जो ग्रुप बी और जो ग्रुप सी एग्जाम्स होते हैं या फिर जो नौकरियां होता है, ये इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन किया जाता है। सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, टीचर, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब जो होता है वो जेएसएससी एग्जाम के डोमेन में आते हैं। मतलब एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए सबसे बड़ी जो उम्मीद होती है यही जेएसएससी होता है। तो जो हर साल एग्जाम होता है या फिर जो एग्जाम होता है उसके एक आइडियल जो सिनेरियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आए, उसके बाद एग्जाम जो है वो टाइम पे हो जाए, उसके बाद जो रिजल्ट हो वो ट्रांसपेरेंटली निकले, और रिजल्ट निकलने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ठीक टाइम पे उनको पोस्टिंग हो जाए। लेकिन झारखंड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड में ये जो एग्जाम होता है उसकी जो नोटिफिकेशन होता है उसका आना एक फेस्टिवल की तरह होता है। इसी बात से आपको ये पता चल जाएगा कि जो झारखंड है वो 2000 में एक स्टेट बना। उसके बाद अभी तक यानी कि इन 26 साल में ये जो जेपीएससी एग्जाम है वो टोटल सिर्फ 14 बार ही हुआ है। और अभी फिलहाल जो झारखंड की रांची में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके पीछे दो मेन ट्रिगर पॉइंट्स है। पहला ये है कि जो 14th जेपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है 2024 की जेएसएससी की सीजीएल एग्जाम। और इन दोनों एग्जाम में पैटर्न जो है सेम है। एग्जाम डिले हुआ है, लीक, कोर्ट केस, फिर दोबारा डिले, और बीच में जो स्टूडेंट्स है उनकी जो उम्र है वो निकलती जा रहा है। तो फिलहाल जैसे कि आपको मैंने बताया कि झारखंड के रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये सब जो प्रोटेस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है 14th जेपीएससी एग्जाम के लिए। और ये जो 14th जेपीएससी एग्जाम है वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। यदि इसके बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे तो इसमें इतना ज्यादा इरेगुलरिटीज हुआ है उसको सुनकर आप सोच में भी पड़ जाओगे। तो अप्रैल 19, 2024 को क्या होता है कि ये जो एग्जाम होता है जेपीएससी की उसकी प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, यानी कि पीटी होता है। तो एग्जाम देने के लिए लाखों स्टूडेंट्स आए थे, तो एग्जाम दिया जाता है, और एग्जाम देने के बाद जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन क्या होता है कि एग्जाम में जो ओएमआर सीट दिया गया था उसमें से एक ओएमआर सीट जो होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और इस ओएमआर सीट को लेकर ये दावा किया गया कि जो स्टूडेंट था उस ओएमआर सीट का वो सिर्फ 100 में से 48 क्वेश्चन को अटेंड किया था, लेकिन वो पास हो गया था। जबकि कॉमन सेंस के बारे में बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़क पर उतर के आते हैं, और फाइनली जो सीआईडी होता है इस मामले को इन्वेस्टिगेशन करता है। तो जब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके बाद एक नाम सामने आया जो कि था अभय तिवारी। ये जो बंदा था वो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी कि बीएसओ जैसे एक रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट नौकरी कर रहा था। लेकिन इसके साथ ही
ये TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि TDPL नाम के एक प्राइवेट एग्जाम टेस्ट एजेंसी की मार्केटिंग मैनेजर भी था। तो सोचिए इस बात को कि एक बंदा जो कि सरकारी नौकरी भी कर रहा है और उसी टाइम पे एक प्राइवेट एजेंसी की जो कि इतने बड़ी एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है उसकी मार्केटिंग मैनेजर भी है। तो जब अभय तिवारी को लेकर और भी कई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया तब ये बात सामने आया कि ये जो अभय तिवारी है वो पिछले कई सालों में जो JPSC और JSSC एग्जाम है उसको भी वो क्लियर किया है। इसका मतलब यही होता है कि सिस्टम में बैठना और खुद की एग्जाम खुद क्लियर करना। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि होता है TDPL। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि है TDPL। ये वही एजेंसी है जिसे JSSC ने पिछले साल यानी कि मई 2025 में ब्लैकलिस्ट किया था और JSSC ने इसलिए उनको ब्लैकलिस्टेड किया था क्योंकि इन लोगों ने जो एग्रीमेंट टर्म्स होता है उसको फॉलो नहीं किए थे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि TDPL पहले से ही उसके ऊपर इतने बड़े एग्जाम लगा था तो फिर से उसको JPSC जैसे इतने बड़े एग्जाम झारखंड में इसको कंडक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। तो यदि हम लोग TDPL जो कि एक टेस्ट एजेंसी है उससे यदि हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश और कई सारे जो स्टेट्स है वहाँ पर भी इसका जो रिकॉर्ड है वो खराब रहा है। तो इतने सारे जो कांड हुआ है यानी कि जो TDPL है उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है या फिर उसको जो कई सारे अदर स्टेट्स है वहाँ पर भी उसका रिकॉर्ड खराब है वहाँ पर भी उसको भी ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। तो दरअसल बात होता है कि ये जो एजेंसीज होते हैं वो अपने नाम का अलग अलग फ्रंट्स को बनाते हैं, सब्सिडियरी कंपनीज को खोलते हैं और बीडिंग प्रोसेस में ऐसे लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें नया टेंडर्स मिल जाए। और यदि आपको लगता होगा कि ये सिलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव की लूप होल्स है, बल्कि ऐसा नहीं है, इस चीज़ को जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब यही होता है कि जानबूझकर ऐसे एजेंसी को ये जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है जो कि उनका फेवरेट एजेंसीज होता है, चाहे उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब क्यों ना हो। तो CID ने JPSC के जो डेप्यूटी कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता है और इसके साथ साथ जो TDPL की जो डायरेक्टर को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट का ये कहना है कि ये सिर्फ छोटी मछलियां है, असली जो किंगपिन है वो अभी भी बाहर घूम रहा है। तो अब आते हैं और एक सीक्रेट चीज़ों के पर। तो जिस टाइम पे 14 JPSC एग्जाम की जो रिजल्ट उसको अनाउंस कर दिया गया उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे और एक चीज़ों को भी नोटिस किया जो कि था द मिसिंग सिग्नेचर। तो नॉर्मली क्या होता है जब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो उस टाइम पे क्या होता है जो कमीशन के जो चेयरमैन या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल के मेंबर्स होते हैं उनके ऑफिशियल सिग्नेचर या फिर अप्रूवल का फॉर्मल रिकॉर्ड होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, कैंडिडेट्स का दावा या फिर जो मीडिया का रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो पब्लिश्ड मेरिट लिस्ट है उन पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स का प्रॉपर सिग्नेचर ही नहीं था। तो सोचिए एक बार कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर या फिर रिपोर्ट्स पर यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स की या फिर उसको संभालने वाला जो लोग होते हैं उनकी यदि सिग्नेचर नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि अंदर अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जिस चीज़ से खुद को बचाने के लिए ये लोग खुद की सिग्नेचर नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आई वो वायरल OMR शीट जिसमें एक कैंडिडेट ने सिर्फ 48 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है लेकिन फिर भी वो पास हो गया है। तो जब ऐसी चीजें सामने आता है और अथॉरिटी चुप रहते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है बल्कि ये कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है। तभी तो रिजल्ट के बाद JPSC के जो चेयरमैन थे जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी L खेंगते थे उनको अचानक अपना जो रिजाइन है वो देना पड़ा। और यदि आपको लगता है कि ये जो रिजाइन है वो कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये उस प्रेशर का नतीजा था जो उनके राज खुलने का डर से बना हुआ था। और वही दूसरी तरफ JSSC एग्जाम 2024 और ये कोई कम नहीं है। तो होता क्या चीज़ ये है कि जनवरी 2024 में इसका जो एग्जाम पेपर होता है वो लीक हो जाता है जिसकी वजह से इस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स थे बहुत सालों तक इस एग्जाम के लिए मेहनत किए थे लेकिन उनकी मेहनत पर एक ही झटके में पानी फिर गया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो री एग्ज़ाम के बारे में बात हुआ, एग्ज़ाम डेट्स को लेकर बात हुआ लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। और ये जो एग्ज़ाम है वो इतना स्लो है कि जो 30-34 साल के जो स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग अभी ओवर एज में आ गए हैं। तो यदि आपको लगता होगा कि झारखंड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ या फिर जो ऐसे चीज़ें सामने आ रहा है जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, यदि आपको लगता होगा कि ये पहली बार है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स हो चुका है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि झारखंड में कितने ऐसे एग्जाम्स जो उसमें इरेगुलरिटीज या फिर पेपर लीक्स हुए हैं। तो उसमें पहले आते हैं फर्स्ट और सेकंड JPSC एग्जाम जो कि 2003 और 2005 में हुआ था।
तो झारखंड 2000 में बनी थी, यानी कि 2003 या फिर 2005 जो है झारखंड को बने हुए कुछ ही एक ही साल या फिर 3 साल हुआ था। लेकिन इतने कम सालों में भी ये जो एग्जाम है उसमें घोटाला हो गया। तो सीआईडी ने जब जांच किया तो उससे ये पता चला कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं वो लोग का जो कनेक्शन है जो बड़े ऑफिसर्स या फिर जो नेताओं थे उनके साथ था। इस मामले को लेकर जो जेपीएससी के जो फॉर्मर चेयरमैन थे दिलीप प्रसाद, उनको जेल तक भी जाना पड़ा। मतलब सोचिए कि एक स्टेट बनने में सिर्फ 1 या फिर 2 साल हुआ है, उसमें इतना बड़ा करप्शन हो गया। और उसके बाद 2012 के जेपीएससी एग्जाम, उसमें भी सेम कहानी। आंसर शीट्स में हेराफेरी, इंटरव्यू मैक्स में मैनिपुलेशन और रिजर्वेशन पॉलिसीज को बाईपास करने के एलिगेशंस। हर एग्जाम के बाद कोर्ट केस, प्रोटेस्ट और डिले। और उसके बाद 7th और 10th जेपीएससी, और ये जो दोनों एग्जाम थे उसको एक ही साथ किया गया था ताकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके और बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही साथ में रिक्रूटमेंट मिल सके। लेकिन इस एग्जाम में भी वैसे सेम चीज़ हुआ। एक ही सीरियल नंबर वाले की जो कैंडिडेट्स है एक साथ पास होना, इवैल्यूएशन इश्यूज और लिटिगेशंस, ये सब इस एग्जाम का हिस्सा बन गया। तो झारखंड में सरकार बदली, चीफ मिनिस्टर बदली, लेकिन जेपीएससी का जो वर्किंग स्टाइल है वो नहीं बदला और इसके ऊपर जो दाग थी वो भी नहीं बदला। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच उस टाइम पे क्या थी कि जो रघुवर दास थे उस टाइम पे गवर्नर थे, और उनके टाइम पे यानी कि इन 5 साल में एक भी बार ये जो जेपीएससी एग्जाम है वो बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कि जरा सोचिए कि इन 5 साल के अंदर जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके मन में क्या चल रहा होगा। उनकी एक तो उम्र उनकी बढ़ रही है, उसके बाद एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं। तो जब हेमंत सोरेन की सरकार आई उन्होंने ये वादा किया कि जो बैकलॉग हुए हैं एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम नहीं हुए हैं उनको कंडक्ट करने के उन्होंने वादा किया। तो उसके बाद 7th 10th जेपीएससी एग्जाम एक ही साथ किया गया और उसके बाद 11th और जो 13th जेपीएससी एग्जाम है उसको भी एक ही साथ कंडक्ट किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें भी डिलेज, इवैल्यूएशन इश्यूज और कोर्ट केसेस का सिलसिला जारी रहा। ये एक विक्सियस साइकिल है जो झारखंड के स्टूडेंट को बार बार तोड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पेपर लीक की बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी जनरेशन की मर्डर है। ये उन हजारों लाखों स्टूडेंट के सपनों का मर्डर है जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार की जो उम्मीदें लेकर तैयारी करते हैं। एक स्टूडेंट जो गिरिडीह या फिर जो पलामू के किसी छोटे से गांव से रांची आता है और अपने घर से दूर एक 10 बाई 10 कमरे में रहता है, सत्तू खाकर किताबों में अपनी दुनिया बसाकर 5-5 साल तैयारी करता है, उसके लिए एक पेपर लीक का मतलब क्या होता है? उसके लिए एक एग्जाम कैंसिल होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उसके परिवार की उम्मीदें को तोड़ना, उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आना और उसके अपने सालों की जो मेहनत है उस पर पानी फिरना।